पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। आज पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थ ओरिजिन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड विद्यमान हैं और भी पिंड विद्यमान हैं। और ये प्राचीन काल से ही कौतूहल का विषय रहा है कि आखिर इतने जो ब्रह्मांड में पिंड दिखते हैं ये कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने इस संदर्भ में एक तर्कपूर्ण बात रखी। हम देखते हैं यहाँ पर कास्ते द बफन फ्रांस के थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1749 में अपनी बात रखी थी। किससे रिलेटेड? पृथ्वी की उत्पत्ति या अर्थ ओरिजिन से रिलेटेड। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने से पहले यहाँ पर कुछ हम लोग शब्दावलियों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि अर्थ ओरिजिन से रिलेटेड वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपने तर्क दिए और उस थ्योरी में या उस परिकल्पना में अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग किया। एक टर्म्स यहाँ मिलता है, देखते हैं, परिकल्पना या हाइपोथेसिस। परिकल्पना या हाइपोथेसिस। देखिएगा, आप जब भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, उस सिद्धांत का नाम लिखा होगा और साथ में उसके आगे जुड़ा होगा हाइपोथेसिस। अगर इस की पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं तो आगे चल करके हमें इनकी जो भी थ्योरीज दी गई हैं, जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, उसे समझने में हमें आसानी होगी। परिकल्पना, परि का मतलब होता है चारों तरफ। देखिए, परि प्लस कल्पना, चारों तरफ, कल्पना या चिंतन। तो इस तरह से हमें जो चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में हो या धरातल पर हो, उससे संबंधित चीज़ों का हम जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और किसी न किसी समाधान पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वो हाइपोथेसिस के रूप में जानी जाती है या परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। देखिए, परिकल्पना का मतलब लिखा हुआ है किसी भी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करना। कोई भी अगर समस्या है, तो हमने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही कौतूहल का विषय रही कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या जितने भी ग्रह हैं। शुरुआती दौर में 9 ग्रहों की उत्पत्ति की बात की जाती थी, वर्तमान में 8 ग्रह सर्वमान्य हैं। तो इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, समस्या का एक विषय रहा है। तो उस संदर्भ में पहले चीज़ों को प्रूव नहीं किया जा सका। वैज्ञानिक स्तर पर जब उसे प्रूव नहीं किया गया तो वो हाइपोथेसिस के रूप में जानी जाती थी। तो हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या है, हमने देखा। फिर आगे चल करके इसी हाइपोथेसिस में 2 मत आए, 2 तरह के मत आए या 2 तरह के विचार आए। अलग विद्वानों ने कुछ अलग तरह के विचार दिए। जैसे कुछ विद्वानों ने ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सिर्फ एक ही मास या पिंड से हुई है, और कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक पिंडों से मिलकर के हुई है। तो इस तरह से 2 मत यहाँ पर आते हैं। देखिए, एक मत को कहा गया अद्वैतवादी या मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, दूसरे को कहा गया द्वैतवादी या ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैतवादी, जिसमें सिर्फ एक ही पिंड से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं दी गई। दूसरा है द्वैतवादी या ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जिसमें एक से अधिक पिंडों को लेकर के पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या परिकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, इसी में अभी हमने बताया कि एक ही पिंड से, अर्थात पैतृक या फिर कह सकते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस, इसमें कास्ते द बफन ने सर्वप्रथम प्रयास किया। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आ भी चुका है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार किसने रखा था। तो तर्कपूर्ण विचार रखा था 1749 में कास्ते द बफन ने। इमैनुअल कांट की गैसीय या कह सकते हैं वायव्यराश परिकल्पना, वायव्यराश परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट की थी। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1-2 बार आपके यूपीएससी या पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। ये सब अद्वैतवाद या मोनेस्टिक या एक ही पिंड से माने गए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। दूसरी तरफ देखते हैं
द्वैतवादी परिकल्पना, जहाँ पर एक से अधिक पिंडों से संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें देखिए चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना की हम बात करते हैं, प्लेटिसिमल हाइपोथेसिस या ग्रहाणु परिकल्पना, जिसमें एक से अधिक पिंडों से बताया गया। इसी तरह से जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस, यह भी आपका ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं इसी में ही जेम्स जीन्स में ही आगे जेफरीज ने इसमें आगे चल करके संशोधन भी किया, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस द्वैतारक परिकल्पना, यह भी आपकी ड्यूलिस्टिक से रिलेटेड है। फिर ऑटो स्मिथ की हम देख रहे हैं इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इस तरह से ऑटो श्मिट का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरस्टेलर डस्ट, धूल और कण परिकल्पना से रिलेटेड यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इसी पे आगे चल करके आधुनिक काल में बिग बैंग थ्योरी जो हम बात करेंगे अभी, इसी सिद्धांत पर आगे बिग बैंग थ्योरी को भी व्याख्यायित किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी प्रश्न आ चुका है। नोवा हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने यह सिद्धांत दिया था। इसमें 2 की बजाय 3 तारों की बात की गई कि 1 नहीं 2 नहीं 3 तारे मिल करके हमारे जितने भी पिंड हैं या कह सकते हैं ग्रह हैं, इन ग्रहों की उत्पत्ति में 3 तारों का योगदान माना गया, एक सहयोगी तारा भी था। तो इस तरह से यहाँ पर द्वैतवाद जो आदि अलग अलग, ठीक है, हाइपोथेसिस दी गई। फिर आगे चल करके मॉडर्न थ्योरी की हम बात करते हैं। धीरे धीरे नए विचार आने लगे। देखिए यहाँ थ्योरी दी गई है, थ्योरी का मतलब है कि तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को सिद्ध करना। तो वर्तमान में आधुनिक काल में बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेयर की, बेल्जियम के थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, वर्तमान में सर्वमान्य है और लगातार विद्वान इस पर अभी भी अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। एक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी में और आता है स्पेस सिद्धांत। तो इस तरह से स्पेस सिद्धांत अमेरिका के थे, ये एलन गुटन अमेरिकन थे, इन्होंने स्पेस सिद्धांत दिया था। इन्फ्लेटरी थ्योरी की बात की जा रही है। तो आधुनिक काल के 2 यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी या स्पेस या इन्फ्लेटरी थ्योरी की बात की गई है। तो इस तरह 3 परिकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में समझने से पहले एक शब्दावली को और अच्छे से समझ लेते हैं, जिसका नाम है कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग क्या होता है, इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी परिकल्पनाएं थी उन परिकल्पनाओं में ज़्यादातर विद्वानों ने कोणीय संवेग के बारे में बता पाने में असमर्थ रहे। तो कोणीय संवेग क्या होता है या किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अभी वर्तमान में हम लोग अक्सर जानते होंगे कि 4 जुलाई आपको दिख रही है, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को रहता है और इसको हम लोग अपसौर के रूप में जानते हैं। उसी तरह से ही सूर्य और पृथ्वी सबसे कम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। क्लियर है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक सर्कल या वृत्ताकार रूप में लगाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी दिख रही है और एक समय ऐसा आता है कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है। क्लियर है, डेट भी आपको पता है। लेकिन जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, चक्कर चारों ओर जो लगा रहा है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब पृथ्वी आगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी गति में लगातार परिवर्तन होता जाता है, इसकी गति में परिवर्तन होता जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी अधिक दूरी पर होता है तो ये जब पृथ्वी आगे की तरफ या सूर्य के चारों ओर बढ़ता है तो उसकी गति कम होती है, लेकिन जब सबसे नज़दीक आता है तो उस समय इसकी गति सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो आप देखते होंगे या अनुभव किए होंगे, जनवरी में हमारे यहाँ क्या रहता है, जाड़े का मौसम रहता है। तो उस समय हम देखते हैं कि जाड़ा हमें बहुत कम समय के लिए, क्योंकि जब सूर्य के नज़दीक आता है तो पृथ्वी की गति बढ़ जाती है और वह जल्द से जल्द वह पृथ्वी से अधिक दूरी पर पहुंच जाता है। इसलिए हमें जाड़ा हमें कम समय के लिए अनुभव करने को मिलता है, यहाँ से हम देख सकते हैं, और गर्मी हमें लंबे समय तक देखने को मिल रहा है। तो यह जो
सिद्धांत है या जो विचार है, इसी को ही हम लोग कोणीय संवेग के रूप में जानते हैं। इस तरह के विचार को प्राचीन काल के विद्वानों ने बताने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी। कोणीय संवेग की यहाँ डिफिनीशन देख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है? किसी कण के रेखीय संवेग, किसी कण के रेखीय संवेग किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पिंड है, अलग अलग कणों से मिलकर के बना हुआ, और एक निश्चित रेखा पर एक समान गति से आगे बढ़ रहा है। तो यह आपकी रेखीय संवेग, निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में सीधी सरल रेखा के रूप में यह पिंड आगे बढ़ रहा है, तो वह रेखीय संवेग के रूप में जाना जाता है। पिंड है, इसका अपना द्रव्यमान है, और एक निश्चित रेखा पर एक दिशा में आगे की तरफ वह बढ़ रहा है। क्लियर है? तो अब यह एक रेखा पर निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अगर यह पिंड किसी भी एक्सिस या अक्ष के चारों ओर किसी अक्ष के चारों ओर यह घूर्णन करने लगे। क्लियर है? तो यह रेखीय संवेग कोणीय संवेग के रूप में जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यह एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ रहा है, यह एक एक्सेस, मान लीजिए सन के चारों तरफ बात करते हैं, तो एक एक्सेस के चारों ओर यह घूर्णन कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा है किसी कण मतलब पिंड से रिलेटेड है, किसी कण के रेखीय संवेग। रेखीय संवेग आप समझ गए होंगे, पिंड एक रेखा पर एक सरल रेखा के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसी कण के रेखीय संवेग किसी घूर्णन अक्ष के परितः, एक्सेस इसके चारों तरफ, परितः आघूर्ण मतलब घूर्णन कर रहा है, उस कण का उस अक्ष के परितः, उस कण का इस अक्ष के परितः जो घूर्णन है वह कोणीय संवेग के रूप में जाना जाता है। और एक बात यहाँ पर और हमें जाननी है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर डिस्टेंस, दूरी अधिक है तो इस पिंड की स्पीड कम होगी, लेकिन अगर उस अक्ष से और उस पिंड के बीच में दूरी कम है तो इस पिंड की गति बढ़ जाएगी, और इस तरह से यह कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम के रूप में जानी जाती है। इसको कोणीय संवेग, जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पर अगर आप गए हों झूला उला पे, तो बीच में एक चेयर पे आप बैठें, और चेयर पर बैठने के बाद दोनों साइड में, दोनों तरफ बड़े बड़े भारी लोहे के पिंड होते हैं। अगर आप हाथ ऐसे खोलेंगे तो और उसको अगर कोई घुमा देता है, आप चेयर पर बैठे हो कोई घुमा दे, तो अगर आप हाथ खोले हों तो उसकी स्पीड धीमी होगी, लेकिन जैसे जैसे दोनों लोहे के भारी पिंडों को खींचेंगे आप अपनी तरफ, जैसे जैसे खींचेंगे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वो किस कारण होता है? वह होता है एंगुलर डिस्टेंस या कैसा एंगुलर मोमेंट या कोणीय संवेग के कारण होता है। तो इस तरह से कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इनटू अक्ष के कण की लंबवत दूरी। तो इसको समझाने में प्राचीन काल के विद्वान असमर्थ रहे। अब हम आगे इसमें एक एक परिकल्पना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।